नमस्कार, स्वागत है आपका बजट अड्डा में। मैं हूं नीरज और मंगलवार को 11 बजे यूनियन बजट पेश किया जाएगा FY25 के लिए, यानी चालू वित्त वर्ष के लिए। अब चूंकि 3 महीने बीत चुके हैं, एक इंटरिम बजट आया था, उसके बाद फुल बजट चुनाव के बाद ये पेश किया जा रहा है। हमेशा की तरह मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि ये बजट किस तरह का होगा। इस बार का बजट थोड़ा इसलिए ज्यादा लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, बातचीत करें, क्योंकि जो चुनाव के परिणाम थे वो थोड़े डिफरेंट थे, जैसी उम्मीद थी वैसे नहीं थे। इसलिए बहुत लोगों को लगता है, मार्केट में नॉन मार्केट लोगों को, मिडिल क्लास को, गांव वालों को, शहर वालों को, किसानों को, कि इस बार बजट थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। तो बजट का फोकस क्या होगा? पॉपुलिस्ट बजट होगा या ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा, हमेशा की तरह से। साथ ही मिडिल क्लास की बड़ी उम्मीदें हैं, पिछले 10 साल में उसको कुछ खास मिला नहीं कभी, तो उसको लगता है कि इस बार उसका नंबर लगना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट की बड़ी चर्चा है, उसके लिए क्या हो सकता है बजट में, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बातचीत की जाएगी। रूरल इकोनॉमी को रिवाइव करना है, किसानों को फायदा देना है, और साथ ही मार्केट जो हमारा दिन रात इस चिंता में दुबला हुआ जा रहा है कि कहीं कैपिटल गेन्स में कुछ ना कर दें, कहीं एफएनओ गेन्स पे कोई टैक्सेशन न नया जोड़ दें। ये सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप सुनना जानना चाहते हैं। तो क्या होगा ये तो बजट में ही हमें पता चलेगा, लेकिन क्या हो सकता है, क्या इतनी कॉम्पेलिंग सिचुएशन है कि इनमें से सारी चीजें करनी पड़े या नहीं करनी पड़े, इस प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल है, एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे बजट अड्डा में। मैं आपका परिचय करा देता हूं। मेरे साथ केंटारो के चेयरमैन डॉक्टर महेश गुप्ता जुड़ेंगे, साथ ही सुनील सुब्रमण्यम सर हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं और सिंगापुर में जुड़े हुए। वहां से बैठ के देखते तो और ज्यादा समझ में आता है कि मार्केट को क्या चाहिए इस समय। शरद कोहली जी हैं, आवास के टैक्स गुरु, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं की है कि मिडिल क्लास को कुछ ना कुछ जरूर से दिलवाएं। अतुल जोशी जी हमारे साथ हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। इस बजट में उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है? वो खुश होंगे या उनको कुछ और चाहिए? वो क्या सुनना चाहते हैं? 5.1 पे काम चल जाएगा या कुछ ऊपर नीचे? और साथ ही शुभम भट्टाचार्य, ये क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए एक बहुत ही टफ पत्रकार को जरूर होना चाहिए। तो आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मैं एक एक करके विषयों को लेता हूं। पहले सुनील जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। पहले ये मार्केट इस बात को लेकर के बहुत चिंतित है कि कहीं कुछ टैक्स में छेड़छाड़ न कर दें, फिजिकल डेफिसिट का नंबर क्या होगा, 5 कर दे तो बहुत अच्छा है, 4.8 बोले तो बहुत ही बढ़िया हो जाए, कैपेक्स में बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। क्या फोकस होगा इस बार के बजट का? मैं एक हेडलाइन दूंगा कि डेवलपमेंटल पॉपुलिज्म। ये कठिन सवाल है, एक्सप्लेन करिए सर। वही नीड ऑफ द आवर है। क्यों मैं कहूंगा कि देखिए, डेवलपमेंट के बिना इंडिया का बड़ा नौकरी क्रिएशन नहीं होगा, मगर पॉपुलिज्म के बिना इलेक्शन जीता नहीं जा सकता। सेकंड, इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए तो सबको साथ लेना चाहिए। देखिए, सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, बट के शेप्ड रिकवरी जो हो रहा है उससे क्या मिल रहा है कि कुछ लोगों को, तो आप देख रहे हैं ना, कंज्यूमर में, कार में 7 लाख वाली गाड़ियां ज्यादा बिक रही है, घर में 3-4 बेडरूम वाले घर बिक रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं बिक रहा है। तो जो इंडिया का 7% ग्रोथ रेट एक्चुअली देखें तो शायद मैं कहूंगा कि 12-13% अपर क्लास की ग्रोथ हो रही है और 3-4% ही मास मार्केट की ग्रोथ हो रही है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंटल पॉपुलिज्म अब ये कर पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ बंधे हुए हैं इन टर्म्स ऑफ कितना खर्चा। अभी कैपेक्स के और रेवेन्यू में क्या होता है, फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट जो ऑलरेडी लोन ले चुके हैं वो तो फिक्स्ड है, गवर्नमेंट की सैलरी फिक्स्ड है, पेंशन फिक्स्ड है, उसमें डियरनेस अलाउंस इन्फ्लेशन के साथ फिक्स हो जाती है। तो हाथ में उनका जो रेवेन्यू में चेंज करना, कैपेक्स में चेंज करना, बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। तो इसीलिए 2 बात है, एक तो ग्रोथ रेट नॉमिनल जीडीपी का कायम रखना है, उस हिसाब से ही प्रोजेक्शन कुछ भी चाहिए हो सकता है। सेकंड, फिस्कल डेफिसिट को कायम रखना है, क्योंकि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज इस पर ध्यान दे रही है। इंडिया का रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एफडीआई, एफआईआई इक्विटी, एफआई डेट, सब चीजों के लिए। और तीसरी बात यह है कि रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर के लिए आपको एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम गवर्नमेंट को जनरेट करना ही पड़ेगा, बिकॉज अब तक जो भी कैपेक्स में खर्चा हो रहा है एग्जिस्टिंग मॉडल में, जो रिजर्व बैंक ने दे दिया थोड़ा, डिसइन्वेस्टमेंट से थोड़ा, या जो भी है उनके हाथ बंधे हुए हैं। अब पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट में इससे ज्यादा मेरे को उतनी उम्मीद नहीं है, अनलेस वो स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, वो अलग है, बाद में आएंगे। मगर मेन पॉइंट यह है कि मार्केट को इसीलिए थोड़ी बहुत डर है कि रेवेन्यू के माने इनकम की खोज में
वो ये जो कैपिटल मार्केट है जो एक्चुअली टैक्सेशन में ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है गवर्नमेंट की रेवेन्यू बैंक को, क्योंकि आप देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कितना टैक्स मिला है गवर्नमेंट को, कुछ नहीं। मगर कैपिटल मार्केट में इतना ग्रोथ हो रहा है, स्टॉक मार्केट की इतना बढ़त हो रही है, इतने पीपल जो फाइनेंशियल्स जो निवेश कर रहे हैं उनका वेल्थ तो बढ़ा है, मगर वेल्थ टैक्स भी नहीं है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स भी कोई भर नहीं रहा है, क्योंकि वो पेएबल ओनली व्हेन यू बुक प्रॉफिट, एनएवी पे थोड़ी टैक्स लगता है। तो ये सब जो वेल्थ इफेक्ट हो रहा है उसमें गवर्नमेंट का कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो ये डर है मार्केट में कि इस बैलेंस, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट के कारण ही इस बार ये कंजम्पशन, रेवेन्यू, पॉपुलिज्म की बात हो रही है, तो उसको अगर दोनों चीजों को, दोनों ही घोड़े को चलाना है, एक कैपेक्स है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू द बॉटम ऑफ द पिरामिड है, तो शायद उनको एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम ढूंढना पड़ेगा, जहां पे कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट के बढ़त के कारण एक बहुत जूसी एप्पल है या अल्फांसो मैंगो है जो वो छीन कर खाना चाहिए थोड़ी बहुत। तो यही है डर मार्केट में कि क्या ये वो सेकंड कैपेक्स के ऊपर उनकी जो फोकस है, क्योंकि क्या हुआ है ना कि जैसे 2003 में हुआ था वाजपेयी के टाइम में कि इंडिया शाइनिंग से वोट नहीं मिले, वैसा ही हुआ है कि इतना कैपेक्स के खर्चे से वोट नहीं उतना मिले हैं, वोट खोया है इन्होंने विद अ फोकस ऑन कैपेक्स। तो गवर्नमेंट अपनी सोच, क्योंकि अल्टीमेटली ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डाइड नहीं होना चाहिए ना, माने कि देश की ग्रोथ आगे बढ़ रही है मगर रूलिंग पार्टी पावर में नहीं रहेगी, तो ये एक बैलेंस करना जरूरी है। और उस बैलेंस में इस साल, क्योंकि एक महाराष्ट्र में इलेक्शन नजदीक है, दूसरी बात है साल डेढ़ साल में यूपी में इलेक्शन नजदीक है, तो क्या गवर्नमेंट एक पॉपुलिस्ट ओरिएंटेड ग्रोथ जाएगी, तो शायद रेटिंग एजेंसी थोड़ी नाराज होंगी, तो शायद इंडिया को रेटिंग अपग्रेड की उम्मीद थी वो शायद नहीं होगी या डिले होगी, ये सब चीजों के ऊपर मार्केट का ध्यान चल रहा है, इसलिए तो एक थोड़ा नर्वसनेस है खास करके फॉरेनर्स। सुनील सर ये बताइए फिर, तो ये जो अल्फांसो लटका हुआ है, आपको लगता है कि सरकार इसको तोड़ के चूस लेगी? नहीं, सी वेरी एज अ पार्टिसिपेंट ऑफ द कंट्रीज ग्रोथ जरूर इसको छूना चाहिए, बट ये अनपॉपुलर वर्डिक्ट होगा, क्योंकि निवेशक जो आपके देख रहे हैं वो नहीं टैक्स भरना नहीं आता है, मगर देश के लिए मैं कहूंगा कि टैक्सेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंडिया का बहुत कम है, और जो पैसा बना रहा है वो टैक्स नहीं भर रहा है, खाली जीएसटी जो हर व्यक्ति दे रहा है टैक्स, एक वेजिटेबल वेंडर से लेकर आपके घर में काम वाली भी जीएसटी के जरिए टैक्स दे रही है गवर्नमेंट को, मगर द रिच के शेप में जो रिच पीपल है वो अपना हिस्सा टैक्स में एज ए नेशन नहीं भर रहे हैं, ये तो उम्मीद, ये तो फैक्ट है, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए सर, मैं मानता हूं कि बहुत सारे निवेशक लोग देख रहे होंगे, लेकिन जो सच है वो उस पर तो हम बात करेंगे, हम तो सच वाले सवाल पूछते हैं। एक तर्क ये बिल्कुल सही है कि इन लोगों ने बहुत पैसे बनाए हैं तो टैक्स इनको ज्यादा देना चाहिए, लेकिन दूसरा ये कि अगर बार बार उन्हीं को जाके हम मिल्क करने लगेंगे वो भी थोड़ा सा ठीक नहीं, कि ना जब भी कुछ कमी पड़े चलो उन्हीं के पास चलते हैं, वसूली कर लेते हैं। तो इसमें एक सामंजस्य बिठाने की जरूरत है, लेकिन डर एक बना हुआ है कि बहुत पैसे बनाए लोगों ने तो वहां से एक वसूली हो सकती है, ये एक डर। अभी सर इसको और ओपन करेंगे, जरा टैक्स ग्रुप पर चलते हैं। शरद जी, क्या खाने वाले 10 लोग हैं, कमाने वाला एक, जो एक आम घर की उपमा दे रहा हूं मैं, पैसे कम है, 47 लाख करोड़ का बजट है, 38 लाख करोड़ उसमें टैक्स से आते हैं, 10-12 लाख करोड़ राज्यों को चले जाते हैं, तो बचता कुछ नहीं केंद्र के पास। तो आपको लगता है कि जो डर अभी दिखा रहे थे सुनील सर, ये डर हकीकत में बदल सकता है क्या? मार्केट वाले बहुत सवाल पूछ रहे हैं हम लोगों से। देखिए नीरज, 8 करोड़ 18 लाख लोगों ने रिटर्न फाइल करी थी, ठीक है, उसमें से जो टैक्स देने वाले हैं उनकी गिनती 2 करोड़ से कम है। तो मैं अगर इसको दूसरे तरीके से कहूं तो 2 करोड़ से कम लोग, और मैं कान पे क्षमा मांगते हुए कहता हूं, पर जीएसटी हालांकि हर आदमी देता है, पर डायरेक्ट टैक्स की मैं बात कर रहा हूं, तो 2 करोड़ से कम लोग जो है वो पूरे देश को पाल रहे हैं। मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल रहा हूं और क्षमा भी साथ में मांग रहा हूं ये शब्द इस्तेमाल करने के लिए, पर क्योंकि ये कड़वी सच्चाई है तो इसको सामने लाने में कोई मुझे दिक्कत नहीं नजर आती है। तो ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, मिडिल क्लास 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, मिडिल क्लास बहुत बड़ी हो चुकी है इस समय नीरज।
जब GYAN का नारा दिया गया था, ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, 4 लोगों की, तो मैंने उसमें डायमेंशन ऐड किया। मैंने कहा इसको आप ज्ञानम कर दीजिए। हालांकि नारियां और युवा उसमें आते हैं कि इसमें आप मिडिल क्लास एक डायमेंशन जोड़ दीजिए, क्योंकि मिडिल क्लास जो 60-70 करोड़ की मेरे हिसाब से इस समय हो चुकी है। तो अगर उसको 2 हिस्सों में हम बांटते हैं, एक टैक्स पेइंग मिडिल क्लास है नीरज, एक नॉन टैक्स पेइंग मिडिल क्लास है। क्योंकि टैक्स पेइंग मिडिल क्लास का तो मैंने आपको गिनती करवा दी और बाकी की सारी नॉन टैक्स पेइंग है, लाजमी बात है। तो मुझे लगता है कि टैक्स का दायरा या तो आप बढ़ाइए, टैक्स को कम कर दीजिए, टैक्स का रेट कम कर दीजिए, टैक्स का दायरा बढ़ा दीजिए, ज्यादा लोगों को टैक्स में लाइए। और जो लोग टैक्स के दायरे से बाहर हैं वो कौन है? सैलरी वाले तो है नहीं। मुझे तो नहीं लगता कोई सैलरी वाला टैक्स चुरा सकता है, क्योंकि उसका तो एम्प्लॉयर के सोर्स पे कट जाता है। वो लोग हैं जो ये MSME सेक्टर में जो छोटे बिजनेसमैन हैं, जो लोग साल का 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए कमाते हैं, वहां पर टैक्स इवेजन की गुंजाइश नजर आती है। वो खर्चे डाल दीजिए, ये कर दीजिए, बड़े तरीके होते हैं जिससे वो बचा देते हैं। तो मुझे लगता है ये जो व्यवहार है सैलरी और नॉन सैलरी में, जो टैक्स इवेजन के बीच में भी एक गैप है, उस गैप को भी भरने की जरूरत है। तो इसके लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सरकार को थिंकिंग लेके आनी पड़ेगी। अब टैक्स के हम अंदर जाएं तो टैक्स के अंदर आप न्यू रिजीम है, ओल्ड रिजीम है। अब ओल्ड रिजीम को 2014 से एक सेक्शन 80C है, उसको ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, 1.5 लाख रुपए पे वहीं खड़ा है। तो मुझे लगता है नीरज के जो सौतेला व्यवहार ओल्ड रिजीम के साथ हो रहा है, और लोग उसमें 75% लोग आज भी ओल्ड रिजीम में हैं, जबकि उसके साथ इतना सौतेला व्यवहार हो रहा है, फिर भी 75% टैक्स पेयर्स उसी के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सेविंग्स कर रखी है। किसी ने 15 साल का PPF लिया हुआ है, किसी ने 15 साल के लिए हाउसिंग लोन लिया हुआ है, किसी ने NSC लेके बैठा है, किसी ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है 20-20 साल की। तो उनको लगता है भैया हमने ले रखी है, जिस टाइम ली थी एजेंट बता के गया था हमको, तो हमको अब ये तो देनी है, तो कम से कम ओल्ड रिजीम में उसकी डिडक्शन का फायदा उठा लो। और ज्यादातर टैक्स पेयर्स नीरज 15 लाख रुपए से नीचे के हैं। आप ये जानते होंगे कि 90% इस देश की पॉपुलेशन, अगर हम 144-45 करोड़ आज हैं, यह आंकड़ा शायद ज्यादा लोगों को ना पता हो, आपको तो मालूम होगा, 145 करोड़ रुपए लोगों में से 90% लोग 25,000 या उससे कम प्रति माह कमाते हैं नीरज। इसका मतलब केवल और केवल 10% लोग इस देश में ऐसे हैं जो कि 25,000 रुपए से ऊपर कमाते हैं। अगर मैं इस आंकड़े को फ्लिप करके देखूं, और वो आप समझ लीजिए वो 90% गिनती कितनी बड़ी हो गई, कैलकुलेटर उठा के बहुत आसान है निकालना। तो मुझे लगता है कि आपको टैक्स का दायरा जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। आपकी बात से मैं सहमत हूं कि कुछ लोगों से हम उन्हीं को मिल्क करते जाएं, जब हमें जरूरत हो। हमारा ये जो 38 लाख करोड़ का टैक्स रेवेन्यू है, जिसमें डायरेक्ट टैक्स का 19-20 लाख करोड़ का है, उसी को हम बढ़ाने के लिए उन्हीं लोगों के पास बार बार वापस जाएं। तो यहां पर एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की जरूरत है। टैक्स के अंदर आपको बदलाव लाने की जरूरत है। जी, 2 जो मसले हैं, एक तो ये जो कैपिटल मार्केट पे टैक्स लगाने की और मिडिल क्लास को टैक्स छूट देने की, ये दोनों आपको जायज और लगते हैं डुएबल? देखिए, कैपिटल मार्केट के ऊपर टैक्स जो है वो, अगर आप F&O की बात कर रहे हैं तो F&O को लेके बार बार, आज मुझे तो हैरानी हुई जब इकोनॉमिक सर्वे में आज F&O के ऊपर बात की गई कि साहब F&O जो है वो लोगों को बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन की तरफ जा रहा है, सेविंग्स वहां जा रही हैं, और इसकी वजह से शायद निवेश भी उतना नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लग रहा है कितनी इसके पीछे रिसर्च है और कितना माइंडसेट टैक्स पेयर्स का पड़ा है मुझे नहीं पता। भले ही 10 में से सेबी का आंकड़ा कहता है कि 9 लोग F&O में पैसे गवाते हैं, पर गवाते हैं ये उनकी निजी चॉइस है। वो कोई अंधे नहीं है, उनको पता है कि भाई गवाते हैं। तो अगर एक दफे आदमी गवाएगा तो ये थोड़ा ना है कि वो सारी उम्र गवाता जाएगा पैसे। वो वहीं कहीं ना कहीं जाके वो रुकेगा और अपने आप को चेक करेगा, या उसका एडवाइजर जो है, उसका ब्रोकर जो है, वो बहुत लोग बैठे होते हैं एडवाइस देने के लिए। तो मुझे लगता है F&O के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इस बात के रोकने के लिए कि लोग F&O से हट जाएं। दूसरा, आपने मिडिल क्लास के टैक्स राहत की बात करी। मिडिल क्लास को टैक्स राहत की जरूरत है, इसलिए जरूरत है कि अगर आप कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि और रोजगार उत्पन्न हो, और आज इकोनॉमिक सर्वे में बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा निकल के आया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से नीरज नौकरियां उल्टा श्रिंक हुई हैं 2015-16 के मुकाबले। आज तक उसमें नौकरियां कम हुई हैं, और मैन्युफैक्चर अगर थोड़ी बहुत बढ़ी भी हैं तो वो ट्रेडिंग और सर्विसेज इंडस्ट्री में बढ़ी हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपको नौकरियां पैदा करनी है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को जब तक बूस्ट नहीं मिलेगा, और टैक्स एक ऐसा तरीका है जहां पर आप कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आप टैक्स में राहत देंगे
लोगों की जेब में पैसे आएंगे तो क्या करेंगे, या वो सेव करेंगे या वो खर्च करेंगे। ज्यादा चांस है कि वो खर्च करेंगे, जो उनका खर्चा रुका हुआ है, किसी ने वॉशिंग मशीन लेनी है, किसी ने कोई बड़ी कार खरीदनी है, किसी ने कुछ छुट्टी पे जाना है, वो उसको खर्च करेगा। और अगर खर्च करता है तो इसीलिए जो इंडस्ट्री एसोसिएशन हैं उन्होंने भी इस बार, बड़ी हैरानी की बात थी, वित्त मंत्री से जाकर कहा कि आप मिडिल क्लास को टैक्स की राहत दीजिए। तो बड़ी हैरानी हुई कुछ लोगों को सुन के, कभी इनको क्या लेना है। तो उनको लेना सीधा है, क्योंकि लोगों की जेब में अगर पैसा बचेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगी। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला स्टूडेंट बता सकता है कि अगर आप कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो लाजमी बात है आपकी ग्रोथ बढ़ती है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उससे रुका हुआ है, कंजम्पशन हमारी स्लो है। क्वेश्चन एक वहां पे ट्रिकी है, हम लोगों ने इस पर पहले ही बहुत बार चर्चा की, इसको भी और लेके आते हैं। महेश जी हमारे साथ है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मिडिल क्लास को छूट दिलवाने के लिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं वो अपने लिए कह रहे हैं, उनको मिडिल क्लास की इतनी चिंता नहीं है। अगर उनको मिडिल क्लास की चिंता तो वो ये बताएं कितनी नौकरियां उन्होंने पैदा की पिछले 10 सालों में, वो नहीं बताएंगे। मिडिल क्लास को टैक्स छूट दो जिससे हमारा माल खरीदे और हमारा धंधा चले। खैर ये वाला बात का डिस्कशन। महेश जी से पहले चलते हैं। महेश जी, क्या उम्मीद है आप लोगों की बजट में, क्या करना चाहिए और आपके सेक्टर को खास तौर पे? देखिए, अभी स्थिति ये है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 15% से आसपास बढ़ा है, सरकार का एक पैसा है। दूसरा, हम रेगुलर देख रहे हैं कि जीएसटी का कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, हर महीने बढ़ रहा है। कलेक्शन हो रहा है तो जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है, हालांकि उसका पैसा हर कोई दे रहा है। तो टैक्स कलेक्शन तो बॉइंट है, सरकार के पास पैसा तो ज्यादा आ रहा है खर्च करने के लिए। अब ऐसी स्थिति में ग्रोथ ओरिएंटेड बजट तो आएगा ही आएगा। उस ग्रोथ ओरिएंटेड बजट में अब सवाल ये हो रहा है कि किसको टैक्सेशन करें, कैपिटल गेन्स को कलेक्शन करें या सर्विस सेक्टर को और मिडिल क्लास को और फायदा दें। बिल्कुल सही कहा कोहली साहब ने कि सिर्फ 8 करोड़ में से सिर्फ 2 करोड़ लोग इनकम भरते हैं जो टैक्स देते हैं, तो बाकी 6 करोड़ तो एक, मैं समझता हूं कि एक 2 हैंगिंग फ्रूट है जिससे कम से कम एक मैट कलेक्ट किया जा सकता है। आप जो आदमी इनकम टैक्स रिटर्न भरता है, एक सिंपल सी चीज कर दी जाए, 1000 रुपए टैक्स आपको जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं। तो कोई बहुत बड़ा टैक्स नहीं है, ये मिडिल इनकम ग्रुप है। एक तरफ वो टैक्स कर दिया जाए, दूसरा मिनिमम टैक्स में उनकी लिमिट बढ़ा दी जाए, तो सरकार के पास रेवेन्यू भी आता है और सरकार एक रिलीफ भी देती है, जिससे कि कंजम्पशन भी बढ़ सकता है। तो ये दोनों का एक फाइन बैलेंस किस तरीके से करेगी सरकार, ये देखने की बात है। बट सरकार के पास पैसा तो आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनको खर्चा भी करना है और ग्रोथ भी लानी है, ये एक सामने मुद्दा है। गुप्ता जी, एक चीज बताइए, थोड़ा सा सुनने में आपको सवाल टफ लग सकता है। आपकी इंडस्ट्री से उदाहरण लेते हैं कि क्या जॉब क्रिएशन आप लोगों की इंडस्ट्री में कम हुआ है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, कम हुआ है बिकॉज ऑफ धंधा नहीं उतना, या इतनी कैपेसिटी पहले से थी कि नई की जरूरत नहीं है? क्या सिचुएशन है? जॉब क्रिएशन की बात बार बार आती है तो क्यों नहीं हो पाता है, क्या रीजन सर वो बताइए। देखिए, जॉब क्रिएशन जैसे आपने कहा सही है, ऑटोमेशन इंडस्ट्री में बढ़ रहा है। ऑटोमेशन जॉब को कम करने के लिए नहीं बढ़ रहा है, ऑटोमेशन क्वालिटी को देखने के लिए बढ़ रहा है। अगर हमको इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करना है तो हम मैनुअल से ऑटोमेटिक प्रोसेस में ज्यादा जा रहे हैं, वो एक रीजन जरूर है। बट दूसरा रीजन मैं समझता हूं कि एमएसएमई का ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ बड़ी सेक्टर का हो रहा है। जब एमएसएमई का ग्रोथ होगा तो आपको जो जॉब सिचुएशन है वो अच्छी ज्यादा मिलेगी। ये आपका कहना सही है, प्राइवेट इंडस्ट्री में कैपेसिटी बिल्डिंग अभी नहीं हो रही है, कंजम्पशन अभी नहीं बढ़ा है कोविड के बाद से, इट्स ए स्मॉल कंजम्पशन इंक्रीज, बट ट्रेंड पॉजिटिव है, इंडस्ट्री बड़ी पॉजिटिव है आज की तारीख में और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ओके अतुल जी, ये बात मैं बहुत सालों से सुन रहा हूं कि अब प्राइवेट कैपेक्स पिकअप करेगा, अब करेगा। जैसे आपको याद होगा एक बार ऐसा दौर आया था जब हर क्वार्टर में हम लोग सरकारी बैंकों के लिए सुनते थे, तो सरकारी बैंक के चेयरमैन कहते थे कि दिस इज द लास्ट क्वार्टर, इसके बाद आप एनपीए बढ़त नहीं देखेंगे। और कम से कम 20 क्वार्टर तक वो चला था लास्ट क्वार्टर। वैसे अब हम सुन रहे हैं कि अब प्राइवेट वाले शुरू हो जाएंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, रूरल ग्रोथ डिमांड होगी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। क्या रीजन है इसका? जो हमने बैंकिंग सेक्टर में देखा कि 2014 के बाद बैंकों की इंडस्ट्री को जो क्रेडिट थी वो लगभग 1.5% थी। एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर मैं बताऊं तो जो 2014 का फिगर था और जो 2020 मार्च का फिगर था उसमें सिर्फ और सिर्फ 1.5% की बढ़ोतरी हुई थी। बैंकों ने इंडस्ट्री को पैसा देना बंद कर दिया था। पूरी की पूरी क्रेडिट या तो जा रही थी एग्रीकल्चर में
या पर्सनल लोन्स में जा रही थी या छोटा मोटा लॉजिस्टिक्स वगैरह में जा रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर में। बट इंडस्ट्री को क्रेडिट ग्रोथ नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से काफी सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। दूसरा कारण अगर हम देखें कि कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनको ग्लोबल जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से लिटरली बंद हो चुकी है, और ना तो बैंकों ने उसको सपोर्ट किया और ना ही गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 2019 में ऐसा समय आया था कि गवर्नमेंट ने एमएसपी इतनी बढ़ा दी कि आपकी जो एक्सपोर्ट प्राइस थी, कॉटन की प्राइस एमएसपी की इतनी बढ़ा दी कि जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट थी कॉटन यार्न, वो सस्ता था, कॉटन महंगा था। तो ऐसे कई सारी इंडस्ट्रीज में हुआ है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, बैंक का सपोर्ट कुछ नहीं मिला, और कई सारी इंडस्ट्रीज खास करके एमएसएमई बंद हो चुकी। अभी क्या हो रहा है, पिछले 3 साल में खास करके कोविड के बाद गवर्नमेंट ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी बढ़ा दिया है। और मजे की बात यह है कि जितना सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ाया है उतना ही स्टेट गवर्नमेंट ने भी बढ़ाया है। तो मान लीजिए गए साल हमारा 9.5 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर सेंट्रल गवर्नमेंट का था, उतना ही लगभग 10 लाख करोड़ का स्टेट गवर्नमेंट का भी कैपिटल एक्सपेंडिचर था। जहां जहां सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, सिर्फ उन्हीं इंडस्ट्री में हमको बहुत अच्छा कैपिटल एक्सपेंडिचर प्राइवेट सेक्टर से दिख रहा है। जैसे कि रेलवे से, इंफ्रास्ट्रक्चर में खास करके पोर्ट्स है, रोड्स है, डिफेंस सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है। तो ये सारे सेक्टर्स में हमको दिख रहा है कि प्राइवेट सेक्टर की कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रही है। इकोनॉमिक सर्वे का अगर हम नंबर देखें तो 2 साल पहले जो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर था 6 लाख करोड़ था, अभी लगभग 8.5 लाख करोड़ हुआ है गए साल 23-24 में। सो थोड़ा बहुत जो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ रहा है, लेकिन ये पूरा जो कहते हैं वाइड स्प्रेड उसका बेस नहीं है। इनफैक्ट कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज है, खास करके मैं अगेन उदाहरण देना चाहूंगा टेक्सटाइल का, कि काफी सारी कंपनीज बंद हो रही है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, एक्सपोर्ट सेक्टर वीक है, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, एमएसपी ज्यादा है। केमिकल सेक्टर है, अगेन ऊपर से काफी साइकिल अप एंड डाउन हो रही है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट को फोकस करनी पड़ेगी इंडस्ट्री स्पेसिफिक। और इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिफेंस है, जहां पे गवर्नमेंट का अगला जो फोकस है मेरे ख्याल से ये 2 सेक्टर्स के ऊपर जा रहा है। तो 2 साल पहले हमारा डिफेंस का एक्सपोर्ट जो था 1 बिलियन था, गए साल 2.5 लाख $2.5 बिलियन हो गया। सो थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट भी समझ रही है। अभी मेरे ख्याल से जो अगर गवर्नमेंट को प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करनी चाहिए तो मेरे ख्याल से ये तो है नहीं कि गवर्नमेंट कहीं एक्सपेंडिचर करेगी और प्राइवेट सेक्टर कहीं और एक्सपेंडिचर करेगा, क्योंकि कंजम्पशन सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी जो आपने बात कही थी, जो मेरे दूसरे पैनलिस्ट लोगों ने बात की, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा मैं देना चाहूंगा। कॉर्पोरेट्स ने 23-24 में टोटल टैक्स भरा था सिर्फ 9.1 लाख करोड़ का। इंडिविजुअल्स ने 10.5 लाख करोड़ का टैक्स भरा है। तो ये कैसे सिचुएशन है कि कॉर्पोरेट्स कम टैक्स भर रही है और इंडिविजुअल्स, चाहे वो 2 करोड़ ही हो, कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स भर रही है। तो ये एक मेरे ख्याल से इम्बैलेंस है। ये बहुत जरूरी है कि इंडिविजुअल्स के हाथ में थोड़ा पैसा छूटे और वही कंजम्पशन में काम में आएगा, और उसी से वाइड स्प्रेड इकोनॉमिक रिकवरी और प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर चालू होगा। सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती जाएगी तो मेरे ख्याल से प्राइवेट कैपिटल को रिवाइव करना इतना आसान नहीं रहेगा। जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सुमन सर, आपने 4 हमारे अलग अलग अपने अपने सेक्टर्स के एक्सपर्ट की बात सुनी। जो भी बात हो रही है, थोड़ा बजट समझते हैं ना, जो लोग, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सरकार की के ऑफर में बहुत पैसा है, 2 लाख करोड़ आरबीआई ने दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। रफ एस्टिमेट मैं आपके सामने रखता हूँ, ये प्रोजेक्टेड है इस साल 38 लाख करोड़ की गवर्नमेंट की इनकम है। टोटल बजट 47 लाख करोड़ का, 47.5 का है। इसमें से 10 लाख करोड़ का इनकम टैक्स है, 9 लाख करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स है, और 10 लाख करोड़ का सीजीएसटी है, और 3 लाख करोड़ की कस्टम्स, और 6 लाख करोड़ अन्य सेस वेस से जोड़ के ये बैठता है टोटल 38। अब इस 38 में से सेस हटा के 31% स्टेट को चला जाता है, तो फिर बचता है 26 लाख करोड़। उस 26 लाख करोड़ में अगर आप ये जोड़ लें कि आरबीआई ने 2 लाख करोड़ दिया, 4 लाख करोड़ अदर डिविडेंड और कुछ एसेट उसेट बेच के आएगा, तो टोटल 31 लाख करोड़ बैठता है। 31 लाख करोड़ को अगर आप 47 से माइनस करेंगे तो 16 लाख करोड़ बैठेगा, जो आपका सीधे सीधे 5.2% का बैठ गया आपका ये फिस्कल डेफिसिट।
तो पैसा है किधर सर? और उसका भी हिसाब मैं आपको बता देता हूँ। 12 लाख करोड़ खाली ब्याज भरने में जाता है सरकार का, 4 लाख करोड़ स्टेट को अदर ग्रांट फिर दी जाती है, जो राज्य चिल्लाते थे पैसा नहीं मिलता, और 11 लाख करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं आप। तो आपके पास 20 लाख करोड़ ये खर्च के लिए 20, 47 हो गया, पैसे हैं किधर? जो लोग ये सोच रहे हैं कि बहुत कुछ करेंगे। शुभमन सर समझाइए गणित। वही नीरज जी, आप जब बात कर रहे थे तो रिसीट्स का मैं साथ ही साथ एक्सपेंडिचर का देख रहा था, और अच्छा वो आप एक्सपेंडिचर में भी खर्चे के ऊपर आ गए कि खर्चा अगर देखा जाए तो खर्चा देने के बाद, मतलब जहां जहां पे सरकार के बेसिक जो लार्ज एक्सपेंडिचर्स हैं वो करने के बाद बाकी रहता क्या है। एक समय था गवर्नमेंट, अगर मैं सिंपल बात करूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अभी इंटरिम बजट में किया गया था 11.11 लाख करोड़ यानी कि 11 ट्रिलियन, तो अगर वो बजट में इंक्लूड करने के बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होके 11% ऑफ द जीडीपी, 11.1% ऑफ द जीडीपी में आ गया है। इस बार अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर और बढ़ाएंगे, और इकोनॉमिक सर्वे से चलते हुए लग रहा है कि अभी फिलहाल प्राइवेट सेक्टर अभी भी उस स्टेज में नहीं है। बहुत सारे वजह हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर खुद ही कह सकते हैं कि मतलब कह रहे हैं कि हम क्यों एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो निश्चित ही कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और भी घटेगा। और वो अगर घटेगा तो जो हम कह रहे हैं कि सब्सिडी जिसके तहत लोगों को लोअर इनकम ग्रुप्स में सपोर्ट मिलता है, वो फिर कहाँ से आएगा? वो ऑलरेडी 1.5% ऑफ द जीडीपी में बैठा हुआ है। दूसरा, अगर आप देखें टैक्स, इनकम टैक्स कंसेशंस, अगर वो अगर साथ में अगर एक्स्ट्रा लाया जाए, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन को अगर बढ़ाया जाए अक्रॉस द बोर्ड, तो डेफिनेटली सरकार के पास पैसे ज्यादा देने के लिए नहीं है। और इसलिए मैं चारों एक्सपर्ट्स आपके जो बिल्कुल सही कह रहे थे, एक्सपेंडिचर बढ़ाकर सरकार जब ग्रोथ में ज्यादा कुछ तब्दीली नहीं ला सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी नहीं कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक्सपेंडिचर के रास्ते से चल के कि हम इस जगह पे हम खर्चा बढ़ा देंगे, उस जगह पे खर्चा बढ़ा देंगे, या इस तबके को हम कंजम्पशन के लिए इनकम टैक्स स्लैब दे देंगे, खुश हो जाएंगे लोग, लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा उछाल नहीं है। उछाल लाने के लिए सरकार की जो एक्सपेंडिचर की जो फ्रेमवर्क है, इम्प्लीमेंटेशन, हर पेनी जहां पे जाता है, हर पैसा जहां पे जाता है, उसका अगर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हम नजर रखेंगे एज ए कम्युनिटी, एज ए सोसाइटी, एंड साथ में सरकार के ऊपर क्वेश्चंस रहेगा, तो तभी जाके बात बनेगी। टैक्स रिलीफ किस सेक्टर को आप देंगे जिससे जो चारों तरफ में बेनिफिट ला देगा? मिडिल क्लास, शरद जी बात कर रहे थे मिडिल क्लास को मिलना चाहिए टैक्स रिलीफ, मैं मानता हूँ ठीक है, सैलरीड क्लास को मिलना चाहिए, लेकिन सैलरीड क्लास कितना बड़ा है इंडिया में जो इतना कंजम्पशन में एक मैसिव जंप ला देंगे? मिल जाएगा प्रॉब्ली शायद नेक्स्ट शायद के बजट में, इतना ज्यादा चारों तरफ से हो रहा है, सीएनबीसी आवाज की तरफ से इतनी शायद आ जाएगी, शायद मैं मानता हूँ, लेकिन वो उससे क्या कंजम्पशन में सब्सटैंशियल चेंज आएगा? अभी आज ही के इकोनॉमिक सर्वे में मैं देख रहा था कि एफएमसी ये कि प्राइवेट एक्सपेंडिचर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का में से सिर्फ 18% हुआ है प्लांट मशीनरी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अर्न करने में पिछले 6 साल में। और उस समय में कैपिटल फॉर्मेशन किसमें हुआ है? प्राइवेट सेक्टर में, बिल्डिंग्स, ड्यूरेबल्स, इन सब चीजों में, जिसमें 101% राइज हुआ है। तो निश्चित ही कैपिटल प्राइवेट सेक्टर में भी जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो बहुत ज्यादा ठोस चेंज के हिसाब से नहीं आ रहा है, और बाकी जो नहीं आ रहा है वो उसके ऊपर बात वो आ जाती है कि भाई अभी डिमांड इज नॉट शोइंग, सो एवरीबडी सॉर्ट ऑफ जैसे कहते हैं कि दूसरे को कहने के भाई उनकी वजह से मेरा नहीं हो रहा है। मेरा कहना है कि गवर्नमेंट अगर चाहती है कि भाई इसमें बेसिक चेंजेस आए, और बेसिक चेंजेस आ सकता है क्योंकि 5 साल का नया गवर्नमेंट है, अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, और उस अपॉर्चुनिटीज को करने के लिए सरकार अगर एक्सपेंडिचर का जो क्वालिटी है उस पर अगर ध्यान दे, बहुत फायदा हो सकता है। हेल्थ एंड एजुकेशन में जो एक्सपेंडिचर जा रहा है बहुत बढ़ाने की जरूरत नहीं है, पर उसका अगर ट्रैकिंग किया जाए, नीरज जी, मैं कह सकता हूँ ह्यूज कंजम्पशन बूस्ट मिल सकता है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, जितना सरकार खर्च करती है वो पैसा वेस्ट हो जाता है काफी हद तक। मैं सर इससे एग्री करता हूँ
और बहुत प्रूडेंट खर्चा नहीं किया जा रहा है एजुकेशन और हेल्थ में, क्योंकि इस पे बहुत सारी स्टडी हमने कई बार अपने शो में जिक्र भी किया है कि आप इन सेक्टर में खर्च करेंगे तो पैसा ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से होगा। आपने एक बात कही ना अभी कि ये 2% लोग जो टैक्स देते हैं इनको अगर रिलीफ दे देंगे कितना कंजम्पशन बढ़ाएंगे। मैं तो कह रहा हूं सर आप उस लिहाज से सोचिए मत, आप ये सोचिए कि ये 2% लोगों की वोट की चिंता किसको है, मत दो वोट मेरे को, आप क्या कर लोगे आप 2% वाले। तो ये 2% की जो पॉलिटिकल वैल्यू है ना, ये भी बहुत कंसिडरेबल है। मैं एक सुनील जी आपको बताता हूँ, एक बहुत फैक्ट आपको बताता हूँ, मजेदार फैक्ट सुनिए आप। 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में कर्नाटक सरकार 13,000 करोड़ के सरप्लस बजट में थी और 2023-24 में 27,000 करोड़ के डेफिसिट में जा रही है। यह है खटाखट स्कीम का फायदा। अब आप मेरे को बताओ कि माहौल तो सब लोगों ने बना दिया कि थोड़ी वसूली बनती है, मगर मेरे 2 ही सवाल हैं आज इस शो में कि कहां से पैसा आएगा। जो हमने आपको हिसाब दिया कि 20 लाख करोड़ में 12 लाख करोड़ ब्याज में जाता है, 4 लाख करोड़ स्टेट को जाता है, 11 लाख करोड़ कैपेक्स में, और सब्सिडी मात्र 360 है जिसमें से 2 लाख करोड़ फूड वाली है, बाकी केरोसिन में 16,000 करोड़, बाकी कोई सब्सिडी नहीं। तो पैसा आए किधर से? तो या तो आप कैपिटल मार्केट से वसूलोगे ना सर, माहौल तो वैसे लग रहा है मेरे को। नहीं बिल्कुल, बिकॉज इसमें और एक चीज मैं बताऊं जिसको कैपिटल मार्केट से वरी हो रहा है इस बजट के बारे में, वो है आरबीआई गवर्नमेंट की स्टेटमेंट कि, और या इकोनॉमिक सर्वे में आई थी, कहां पे याद नहीं मुझे, कि उनको चिंता है कि बैंक डिपॉजिट घट रहे हैं और लोग कैपिटल मार्केट में उस पैसे को डलवा रहे हैं। अब ऐसे ही सोच 2-3 साल पहले के कारण डेट कैपिटल मार्केट पे टैक्सेशन का बेनिफिट को हटा दिया था। उसके बावजूद अभी डेट म्यूचुअल फंड और डेट इन्वेस्टमेंट्स में टैक्स ब्रेक नहीं है, फिर भी आज बात हो रही है कि डाइवर्शन ऑफ मनी फ्रॉम बैंक डिपॉजिट टू कैपिटल मार्केट हो रही है। अब ये सोचिए कि अगर सोच ऐसी है तो वो कैपिटल मार्केट से वापस बैंकिंग सिस्टम को पैसा डलवाने की कोशिश करने वाले हैं क्या? यानी आर दे गोइंग टू मेक कैपिटल मार्केट अनअट्रैक्टिव टू ऑर्डिनरी मिडिल क्लास, अपने सेविंग्स को वापस बैंक में डालने के लिए करने वाले? तो नेचुरली आपको कैपिटल मार्केट को प्रमोट करना सोच में नहीं रहेगा, तो उसमें टैक्स लगाएंगे तो क्या, जैसे आप कह रहे हैं ये लोग तो एसी स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट में एसी में बैठ के अपना ट्रेडिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, जाके धूप में बैठ के वोट के लाइन में बैठ के वोट नहीं दे रहे हैं। तो डर यह है कि अगर गवर्नमेंट को चिंता हो रही है कि बैंक डिपॉजिट की ग्रोथ कम हो रही है और वो पैसा कैपिटल मार्केट जाना है, ये तो खुशी की बात होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कैपिटल मार्केट ही देश की डेवलपमेंट को बिना एनपीए के डेवलप कर सकती है। अब ये पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड के जरिए या डायरेक्ट इक्विटीज में, उसी से लोग आईपीओ या फॉलो ऑन ऑफरिंग या राइट्स इशू करके अपना कैपेक्स को फाइनेंस कर सकते हैं, नहीं तो बैंक के लोन के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे ना। तो ये अच्छी खबर होनी चाहिए, मगर आज इसको ये बताया जा रहा है कि भैया बैंक्स की हालत खराब हो रही है तो वो कैसे फाइनेंस करेंगे इंडिया की ग्रोथ को, क्योंकि लोग अपने अभी भरोसे को कैपिटल मार्केट्स में लगा रहे हैं। तो ये सोच एक डरावनी सोच थी, क्योंकि देन आपको कैपिटल मार्केट फेवरेबल नहीं लग रही है, वेयरएज एक्चुअली देश को कैपिटल मार्केट को जितना जोर दे सके देने की जरूरत है, नहीं तो बैंक्स में ये लेंडिंग और एनपीए वो साइकिल चलती रहेगी ना। उससे अगर हटना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक वरीसम चीज है, क्योंकि रिसेंटली ये बात आ गई सामने और अब बजट का टाइम है, तो क्या एंटी कैपिटल मार्केट कुछ डिसीजन लिया जाएगा, ये डर एक बात जी। सेकंड जो बात आप कह रहे थे कि कैपिटल मार्केट एक स्थिति है जहां पे लोग डायरेक्टली पैसे को इंडस्ट्री को फाइनेंस कर रहे हैं। अब क्या है कि वो पैसा वंस बैंक डिपॉजिट से ट्रांसफर होके कैपिटल मार्केट में आ गया तो टैक्सेशन का इनकम लॉस हो रहा है, क्योंकि बैंक डिपॉजिट में डालेंगे तो एआईएस के जरिए सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बैंक डेटा देती है कि इंटरेस्ट में दे रहा हूं इस कस्टमर को, तो वो रिपोर्ट होके उसका ऑटोमेटिकली टीडीएस भी करता है और रिटर्न में भी उसको दिखाना पड़ता है। वेरएज कैपिटल मार्केट में टैक्स पोस्टपोन हो जाता है कि जब आप प्रॉफिट बुक करेंगे तभी आप टैक्स पे करेंगे। जी सुमन सर, आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे बीच में, वो जोड़िए, फिर मैं कोहली जी के पास चलता हूँ। बताइए सुमन जी। बेसिकली मैं ये कह रहा था कि कैपिटल मार्केट में के ऊपर लोगों को
कहाँ से सेविंग से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहाँ से लोगों को फायदा हो सकता है। स्टेट अगर इन चीजों पे माइक्रो मैनेजिंग करना शुरू करे तो खतरनाक हो जाता है। इट्स मच बेटर कि स्टेट अगर ब्रॉड इंडिकेटर्स देके छोड़ दे कि हम जिस सेक्टर्स में सपोर्ट नहीं है वहां पे सपोर्ट दे। और मैं खासकर एक सेक्टर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत फायदा हो सकता है इंडस्ट्री के लिए, वो है पावर, इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म्स। मैं इसका पहले भी जिक्र किया था। पावर रिफॉर्म्स एक बहुत बड़ा फायदा हमें दे सकता है, जिस पर इन्वेस्टमेंट से और साथ में रेलवेज में, इन दोनों के ऊपर अगर गवर्नमेंट फोकस करे तो देयर कैन बी वेरी ह्यूज मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, रादर देन ये देखना कि भाई कौन से वही टैक्स सिस्टम्स में चेंज करके कहाँ पे लोग किस तरह का क्या पैसा लगा रहे हैं या कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उन सभी चीजों से अननेसेसरली एक जिसे कहते हैं एक कल्चर ऑफ सपोर्ट एंड सिलेक्शन कि ये वाला चीज आप सिलेक्ट कीजिए इसमें आपको फायदा होगा, ये वाला मत सिलेक्ट कीजिए इसको फायदा नहीं होगा। ये अननेसेसरी लोगों में एक कल्चर, एक तरह का हेजिटेशन या एक सॉर्ट ऑफ कैचिंग सरप्राइजेस वाला चीज आ जाता है जो बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी शरद कोहली जी, ये बैंकों में डिपॉजिट कम जा रहे हैं क्योंकि वो अट्रैक्टिव नहीं है। 6-7% में कौन एफडी करेगा, उसमें भी टैक्स कटवाएगा, तो पैसा घूम के मार्केट में जा रहा है। एक ही एसेट क्लास है जो सबसे बढ़िया रिटर्न दे रहा है। रियल एस्टेट में लिक्विडिटी नहीं होती इसलिए उसमें कम जाता है। और आज जो मकान मिल रहे हैं वो अगले 10 साल की वैल्यूएशन पे आज ही मिल रहे हैं। आप खरीद लीजिए, बेच नहीं पाएंगे। आप बेचने जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, आपको बिकेगा नहीं पहले तो। ऐसी परिस्थिति में जब सेबी चेयरपर्सन ये कहती है कि बहुत स्पेकुलेटिव ट्रेड हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है फिनो में, आरबीआई गवर्नर कहते हैं कि सेविंग्स का पैसा निकल जा रहा है, बैंक चिंता कर रहे हैं क्योंकि डिपॉजिट रेशियो गिर रहा है उनका, इन संकेतों को कैसे पढ़ा जाए? इसमें एक चीज ये भी है जो भी बात सुनील जी ने कही ना, उसमें थोड़ा सा मैं ऐड ये करना चाहता हूं कि जो बहुत सारे कंपनीज है ना, इन्होंने बहुत पैसे बनाए और QIP, OFS या प्राइवेट इक्विटी ने अपना माल बेच के पैसा बाहर निकाला तेजी के बाजार में, ऊंचे वैल्यूएशन में, और बहुत सारे प्रमोटर ने अपने फैमिली ऑफिस में डाल दिया, वो घूम के फिर मार्केट में आ गया और फिर वैल्यूएशन बढ़ गया है। तो एक वर्चुअस सर्किल आप कह सकते बन रहा है। वो पैसा कैपेक्स में नहीं जा रहा है कि बहुत नई फैक्ट्रियां लग रही हैं, वो प्रमोटर अपना माल बेच के नई फैक्ट्री, वो तो उधर फैमिली ऑफिस में दे रहा है, वो फैमिली ऑफिस फिर म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, तो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक चल रहे हैं। तो ऐसे में तो फिर अनअट्रैक्टिव बनाने के लिए सरकार कुछ कर सकती है। देखिए, मैंने आपको जो शुरू में बताया कि जो इकोनॉमिक सर्वे का मैंने आपको डेटा साइट किया कि जो नौकरियां 2015-16 के मुकाबले मैन्युफैक्चरिंग में गिरी और ट्रेड और सर्विसेज में बढ़ने की वजह से, नहीं तो और ज्यादा 54 लाख के करीब नौकरियां 15-16, ये आज के इकोनॉमिक सर्वे का जिक्र कर रहा हूं कि 15-16 के मुकाबले और आज के मुकाबले 54 लाख नौकरियां कम हुई प्राइवेट सेक्टर में। और वो उसमें पिछले 2-3 साल में रिकवर हुई और अल्टीमेटली वो नेट फिगर 16-17 लाख के आसपास आई। और वो रिकवर इसलिए हुई क्योंकि ट्रेडिंग और सर्विसेज में वो नौकरियां बढ़ी, मैन्युफैक्चरिंग में इफेक्टिवली नौकरियां घटी हैं। तो ये बात ठीक है, जो मेक इन इंडिया हमारा अभियान था, वो जो शेर था, वो जो पुर्जे वाला शेर है, वो दौड़ नहीं रहा है। ये बात सच है। और मैन्युफैक्चरिंग में जितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, नीरज, मैंने बहुत सारों से बात करी, बहुत सारे स्टार्टअप्स को मैं मेंटोर भी करता हूं। उन्होंने कहा कि साहब हमें वो वैल्यूएशन नहीं मिलती जो टेक वाले को मिल जाती है। मैन्युफैक्चरिंग में 1-2 कमरों के से शुरू किया, 1-2 मशीनें लगाई, फैक्ट्री लगाई, कल को छोटा मोटा शेड ले लिया, वो वैल्यूएशन हमें नहीं मिल पाती। हम स्टार्टअप का मतलब है वैल्यूएशन एंड एग्जिट, क्योंकि उनका सारा बिजनेस मॉडल ही उस तरीके का है। वो प्रॉफिट का ज्यादा नहीं सोचते हैं, वैल्यूएशन करा के बाहर निकलने की सोचते हैं। पर मुझे लगता है कि ये जो सारा हम कैपिटल मार्केट्स की हम बात कर रहे हैं, पहले हम शिकायत करते थे कि हमारे जो डीमैट अकाउंट्स हैं साहब इंडिया में, तो कहां 100, जब मुझे याद है 120 करोड़ पॉपुलेशन होती थी, क्या 2-3 करोड़ डीमैट अकाउंट्स है। आज हमारे जब डीमैट अकाउंट 13 से 15 करोड़ के बीच में हो गए हैं, अब हम ये शिकायत कर रहे हैं कि ये ज्यादा क्यों हो गए हैं, लोग स्टॉक मार्केट में लगा। तो मुझे लगता है कि पहले एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी हम पहले दिमाग में सोच लें कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग कैपिटल मार्केट से जुड़े या हम चाहते हैं कैपिटल मार्केट से ना जुड़े। अब लाजमी बात है, जब कैपिटल मार्केट से आप जुड़ते हैं तो बहुत सारे लोगों का माइंडसेट है कि हम जल्दी से कमाएं, क्योंकि वो ये सुन के आते हैं कैपिटल मार्केट्स में कि यहां पर जल्दी पैसा कमाया जा सकता है, यहां पर रिटर्न बेटर है। उसकी वजह से जो भी स्टार्ट करता है नया डीमैट अकाउंट होल्डर, वो पहले F&Os को, बहुत सारे ऐसे हैं, वो पहले F&O से टेस्ट करके देखता है। जब देखता है घाटा हो गया, कुछ को बम्पर प्रॉफिट हो गया, फिर अल्टीमेटली वो मार्केट को दे के गया, फिर वो धीरे धीरे सेटल हो जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बदलने में। तो मुझे लगता है कि 15 करोड़ अकाउंट अगर डीमैट खुल गए हैं तो हमें इस बात पे फक्र करना चाहिए कि आज हमारे 144-45 करोड़ की पॉपुलेशन में
करीब करीब 10% लोग कैपिटल मार्केट से जुड़ गए हैं। मैं सुनील की बात से सहमत हूं कि कैपिटल मार्केट का पैसा आपको आ रहा है कहां, बैंक को आप एनपीएस की बात करते थे, आप बैंक के क्रेडिट ग्रोथ की बात करते थे, फोन बैंकिंग की बात करते थे, और बैंक आज ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारे यहां से अगर भाई 6-7% पे टीडीएस काट के तो 5.5-6% रह जाता है, तो 5.5-6% पे पैसा मैं नहीं रखना चाहता, ये मेरी प्रेफरेंस है। और दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई है नीरज, कि जब हमने न्यू रजीम 2020 में वित्त मंत्री महोदया लेकर आई, तो उनका यह था कि हम टैक्स को सिंप्लीफाई करें, हम टैक्स को आसान बनाएं, पर उन्होंने ये सिंप्लीफिकेशन बहुत टारगेटेड किया। जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात करते हैं, क्योंकि कैपिटल मार्केट से जुड़ी हुई है, तो मुझे ये बात यहां कहनी पड़ेगी। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आप लगाइए, स्टॉक्स में 1 साल का है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप 2 साल बाद होते हैं, आप डेट इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं तो 3 साल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। अब एक साहब मेरे पास आए, वो कहते हैं साहब मेरे पास तीनों तरीके के एसेट्स है, पर कंफ्यूज उन्होंने क्या किया, सब उल्टा सीधा कर दिया, गोल्ड को 2 साल में रख दिया, स्टॉक्स को 2 साल में कर दिया। तो मुझे लगता है जब हम सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं तो हमें सिंप्लीफिकेशन अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आपने सिंप्लीफिकेशन खाली सैलरी वालों के लिए कर दिया, बाकी के जो उसको आपने वैसे ही छोड़ दिया। और सबसे जरूरी बात नीरज, जिसमें मैं चाहूंगा कि कल जरूर बजट में कुछ आना चाहिए, 112A जिसके अंतर्गत आप 1 लाख रुपए की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी में और म्यूचुअल फंड्स में आप एग्जेम्पशन देते हैं, वो आउटडेट हो चुका है। हमारी मार्केट कैप देखिए कहां पहुंच चुकी है। मार्केट कैप एक समय जीडीपी को टक्कर देती थी, आज मार्केट कैप हमारी जीडीपी से आगे निकल चुकी है, और हम वो 1 लाख पे खड़े हुए हैं। तो मुझे लग रहा है ये जो आउटडेशन हो जाता है, आउटडेटेड कॉन्सेप्ट हो जाते हैं टैक्स में, एक या तो कमेटी बने कि जो कॉन्स्टेंटली बताए वित्त मंत्रालय को कि देखिए साहब आपके ये प्रोविजंस, स्कूल के बच्चों की फीस नीरज 100 रुपए पर बच्चा, आज तक भी वो सालों से वैसे का वैसा खड़ा हुआ है। तो ये जो आउटडेटेड प्रोविजंस है नीरज, इनको समय समय पर रिव्यू करने के लिए मैं तो ये सलाह दूंगा एक स्पेशल कमेटी बने जो कि इनको समय समय पर एडवाइस करे। जी अरे मार्केट अगर तगड़ा करेक्शन ले लेगा तो 1 लाख रुपए भी नहीं बनेंगे। सुनील सर बहुत छोटा जी मैं जस्ट कहना चाह रहा हूँ कि आपकी तो डिस्कशन हो रही है ना, उसमें मैं मेन मुद्दे को हम मिस कर रहे हैं। मेन मुद्दा एम्प्लॉयमेंट का है इंडिया में, और मुद्दे उस एम्प्लॉयमेंट वाला मुद्दा ये डोमेस्टिक कैपेक्स या गवर्नमेंट की कैपेक्स से फुलफिल नहीं होने वाला है, एक्सटर्नल सेक्टर। इसलिए मैं मानता हूं कि ये पीएलआई स्कीम की जो बात कर रहे हैं, जिसको सक्सेस माना जा रहा है, मैं कहता हूं वो एक्चुअली फेलियर है। क्योंकि क्या हुआ है, खाली इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज उसी पे पीएलआई का सक्सेस हुआ है। एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में उसमें काम आता है थोड़ी आईटी सेक्टर के लिए या इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए, मगर रियली पीएलआई को सक्सेस बनाना है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए पीएलआई को इस्तेमाल करके करना है, वो अदर देन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कहीं और पे नहीं है। तो उसमें बहुत बड़ी एक बदलाव आने की जरूरत है, क्योंकि एक्सटर्नल सेक्टर इंडिया बाय बिकमिंग अ फैक्टरी टू द वर्ल्ड, हम हमारा एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। ये डोमेस्टिक कैपेक्स, यूटिलाइजेशन, कंजम्पशन, ये सब बात हमारी प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व करेगी। हमको फॉरेनर्स को अपना चीज मैन्युफैक्चर करके बेचना, उसी का तरीका ढूंढना है पीएलआई के। ये होना ही चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, मेरी डिमांड भी है सरकार से कि पीएलआई स्कीम को आप जॉब क्रिएशन से जोड़ दीजिए। कि आपने इतना पीएलआई लिया, आप कितने जॉब क्रिएट कर रहे हैं, आप इतने सब्सिडीज ले रहे हैं, आप कितनी जॉब क्रिएट कर रहे हैं। थोड़ा सा पॉलिसी इंटरवेंशन लाना पड़ेगा। बनना चाहते हैं अमेरिका चाइना की तरह ग्रोइंग, लेकिन वैसे बिहेवियर भी करना पड़ेगा ना। बुरा लगे किसी को तो लगे, लेकिन आपको ये नहीं करोगे, फ्री फॉर ऑल दे दिया। मोबाइल बनाने वाली कितनी जॉब क्रिएट की कंपनी ने, कोई बताएगा कि स्टॉक प्राइस भाग रहा है, हम बहुत बना रहे हैं, नौकरी कितने को दी आपने, ये भी तो कोई बताएगा हमें। तो सरकार को चार्ज लेना पड़ेगा। छोटा सा एक ब्रेक सर, ब्रेक के बाद इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे कि जॉब क्रिएशन एक चैलेंज है, क्या करे सरकार उसके लिए। बजट अड्डा में आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार क्या कर सकती है बजट में, किस तरह की चुनौतियां हैं, लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं क्या हैं, सब पे बातचीत हो रही है। अब चलते हैं गुप्ता जी के पास। गुप्ता सर, ये बताइए कि सरकार जॉब क्रिएशन के लिए एनेबलर के तौर पे, पॉलिसी के तौर पे क्या करे वो, जिससे जॉब क्रिएशन में थोड़ी सी तेजी आए, जो एक बड़ा चैलेंजिंग सिनेरियो बन गया है। देखिए, जॉब क्रिएशन की जब हम बात करेंगे तो जो हमारे पास सेक्टर अवेलेबल है, मैन्युफैक्चरिंग जैसे आप कह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा जॉब्स अब फ्यूचर में क्रिएट नहीं होंगी, क्योंकि ज्यादा ऑटोमेशन जाएगा, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जाएंगे, एमएसएमई में थोड़ी जॉब क्रिएशन रह सकती है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर जहां पे जॉब क्रिएशन हो सकती है वो है रियल एस्टेट। पूरे वर्ल्ड के अंदर देखा गया है, जहां जहां रियल एस्टेट आई है, रियल एस्टेट में ग्रोथ आई है, आपको जॉब कंजम्पशन बहुत बढ़ता है।
क्योंकि रियल एस्टेट बनाने वाले, उनके प्रोडक्ट्स बनाने वाले और पूरी डाउन दी लाइन आप देखेंगे सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन रियल एस्टेट के अंदर आती है। तो सरकार को ये कुछ करना पड़ेगा कि डिमांड रियल एस्टेट की बढ़े। अभी 8% 9% के ब्याज से जब ईएमआई बनती है तो कंज्यूमर अभी नहीं आ रहा, एक्चुअल कंज्यूमर जो कि रियल एस्टेट खरीदे। कुछ ना कुछ इंटरेस्ट का सबवर्शन देना पड़ेगा सरकार को, जिससे कि रियल एस्टेट की डिमांड बढ़े। अगर रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ेगी तो कहेंगे जो सबवर्शन देगा वो पैसे नहीं है उसके पास, बट उसका इनडायरेक्टली बेनिफिट देखिए, जो कंजम्पशन बढ़ेगा हर प्रोडक्ट का रियल एस्टेट में, उसके ऊपर सरकार के पास जीएसटी का बेनिफिट मिलेगा, चाहे वो सीजीएसटी में आए चाहे जीएसटी में आए। और ये मॉडल अभी भी चाइना में भी चल रहा है। चाइना की भी जो ग्रोथ मेंटेन हुई है वो रियल एस्टेट की वजह से हुई है। तो रियल एस्टेट का ग्रोथ करना पड़ेगा अगर हमें जॉब क्रिएट करनी है, वेदर मैन्युफैक्चरिंग का कंजम्पशन बढ़ाना है या रियल एस्टेट का बढ़ावा देना है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग से मुझे इतना नहीं लगता। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में जब इन्वेस्टमेंट करती है सरकार तो इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट में भी एक ग्रोथ रेट आती है जॉब क्रिएशन की, क्योंकि वहां पर भी जॉब लगती हैं, चाहे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे आपको बाकी इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहां से डेवलपमेंट आएगा आपको जॉब क्रिएशन। जी अतुल सर, जॉब क्रिएशन क्या करे सरकार? सर्वे में गवर्नमेंट ने खास करके ग्रोथ के लिए 24-25 के लिए उसमें सबसे पहला शब्द उन्होंने एम्प्लॉयमेंट यूज किया है। तो गवर्नमेंट का फोकस एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है। दूसरा उन्होंने लिखा है स्किल डेवलपमेंट, तीसरा लिखा है एग्रीकल्चर, चौथा लिखा है एमएसएमई। उसके बाद में उन्होंने ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी फोकस किया है, बट मेरे हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस एग्रीकल्चर के ऊपर काफी रहेगा। एग्रीकल्चर के साथ साथ वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर एक चीज हो गई, लेकिन जो अलाइड फूड प्रोसेसिंग सर्विसेज है, जैसे कि प्रिजर्वेशन है, कोल्ड स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, उसके ऊपर भी काफी ध्यान और काफी सारी स्कीम्स आ सकती है, खास करके एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए। एग्रीकल्चर इटसेल्फ इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर सकता जितनी एग्रो बेस्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कर सकती है, और वो जितनी भी एम्प्लॉयमेंट होगी वो रूरल एरिया में होगी। तो वहां पे मेरे ख्याल से एक अच्छा सपोर्ट गवर्नमेंट देगी। ऐसा लग रहा है कि बजट में एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर अलाइड इंडस्ट्रीज, उसके लिए काफी सारी स्कीम्स मेरे ख्याल से अलग अलग नामों से वो पब्लिश करते रहते हैं, ये नाम दे दिया वो नाम दे दिया, बट मेरे ख्याल से एलोकेशन अच्छा होगा। जब तक कि मैन्युफैक्चरिंग का सवाल, जैसे मैंने बताया कि उनका चौथा पिलर है वो एमएसएमई है। अब एमएसएमई की जो ग्रोथ है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। या तो उनको रूरल डिमांड मिल जाए डोमेस्टिकली, या फिर लार्ज इंडस्ट्री जिनको वो सप्लाई करते हैं वो अगर आगे बढ़े, उनके रिक्वायरमेंट बढ़े, उनका डिमांड बढ़े, तो उनको वो सप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल सेक्टर। तो अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें रूरल डिमांड जब तक कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं करे, एग्रीकल्चर अलाइड इंडस्ट्री में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो, वो रूरल डिमांड काफी तेजी से बढ़ना अभी दिखाई नहीं दे रहा। लार्ज इंडस्ट्रीज का जो डिमांड आ रहा है वो सिर्फ गवर्नमेंट जहां पर स्पेंड कर रही है उसी से आ रहा है। तो हम देखें कि जो एमएसएमईज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाले सेक्टर्स में जुड़ी हुई है उनका ग्रोथ काफी सब्सटेंशियल है। आप रेलवेज ले लीजिए, आप डिफेंस ले लीजिए, आप टेलीकॉम ले लीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, काफी सारी एमएसएमई है जिनमें डबल डिजिट ग्रोथ अपने को देखते हुआ है। एक्सटर्नल सेक्टर जब तक कंसर्न है, पिछले 2 महीने के जो आंकड़े आए हैं उसमें 12% अपने को मर्चेंडाइज ट्रेड का एक्सपोर्ट बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, जो लास्ट ईयर फ्लैटिश था। लास्ट ईयर कुछ उसमें ग्रोथ नहीं थी, ऑलमोस्ट फ्लैट था, 1% की ग्रोथ थी। तो अगर एक्सटर्नल सेक्टर सपोर्ट करता है तो भी हमारा एमएसएमई सेक्टर जो खास करके इंजीनियरिंग और केमिकल, उसमें हमें थोड़ी ग्रोथ दिखाई देगी। बट ब्रॉडली बजट में मेरे ख्याल से फोकस एग्रीकल्चर के ऊपर रहेगा। तीसरा एक सेक्टर जो उन्होंने कहा है वो ग्रीन एनर्जी। तो ग्रीन एनर्जी हम ये सोचते हैं कि या तो वो सोलर हो जाएगा या हाइड्रो हो जाएगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज इकोनॉमिक सर्वे में कही गई है और उन्होंने सारा फोकस कोल के ऊपर रखा है। अगर हम कोल के ऊपर देखें तो गवर्नमेंट ने काफी सारे ऐसे सेक्टर्स के बताए हैं कोल रिलेटेड। कोल गैसिफिकेशन है, मिथेन है, जो कोल बेड एम्बेडेड मिथेन गैस रिलीज है, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात है। तो काफी सारी गवर्नमेंट की फोकस अगेन माइनिंग के ऊपर रहेगी। और अगर हम 8 कोर इंडस्ट्रीज का डेटा देखते हैं सिर्फ माइनिंग का, तो पिछले 12 महीने में एक बार भी वो 5% के नीचे नहीं हुआ है।
तो समवेयर गवर्नमेंट की ये स्ट्रेटेजी रही है कि रूरल एरिया में जॉब क्रिएशन करे। तो आगे देखते हैं कि इसमें किस प्रकार का गवर्नमेंट का बजटरी एलोकेशन रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी काफी फोकस रहेगा। जी शुभम सर, ये तमाम सेक्टर्स की चर्चा हुई जहां पे जॉब क्रिएशन हो सकता है। सरकार ने 2 स्कीम शुरू की थी ना, एक स्वनिधि स्कीम और एक विश्वकर्मा स्कीम, सीखो और कमाओ, जो सबसे कम समय में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और आत्मनिर्भर तरीके से दे सकती है। तो इन सब के साथ साथ सरकार को इधर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ज्यादा एलोकेशन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ जल्दी काम हो सकता है ना। साल 6 महीने में आदमी बाल काटना सीख के अपनी दुकान खोल सकता है नाई की, या वो छोटे मोटी ITI सीख ले और प्लम्बिंग का काम सीख सकता है। आपको लगता है इस पर फोकस करेगी सरकार ज्यादा? नीरज जी, एक रिसेंटली इकोनॉमिस्ट कार्तिक मुरलीधरन ने एक बहुत अच्छा किताब लिखा है इंडिया के ऊपर, और उसमें पूरा फोकस इस चीज पे है कि हम पैसा ज्यादा खर्च की तरफ ना सोचे, किस तरह से पैसा इंप्लीमेंट किया जाए, उसको किस तरह से प्रोग्राम्स को यूज किया जाए, उस पर ध्यान दें। अभी आप जब बात कर रहे थे स्वनिधि और विश्वकर्मा स्कीम, साथ में मैं भी सोच रहा था कि जितने सारे सेंट्रल स्कीम्स है, कोर स्कीम्स है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, सेंट्रली सपोर्टेड स्कीम्स है, इतने सारे स्कीम्स हैं। इन स्कीम्स में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि ये स्कीम्स में स्टेट्स का बाई इन नहीं रहता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स इसको चलाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स ठीक है करना है कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट इन सब का जो इफेक्टिवनेस है वो काफी हद तक हम रास्ते में छोड़ देते हैं। और यही स्कीम्स अगर इसके बदले में स्टेट से बाइंड किया जाए कि आप बताइए स्कीम्स, और उस स्कीम्स को उस स्टेट के हिसाब से तैयार किया जाए, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। हम चाइना से बहुत सी चीज सीखने की बात करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन चाइना का एक बहुत बड़ा चीज था, जब डेंग जियाओपिंग ने इकोनॉमी को ग्रोथ रेट में आगे दौड़ाना शुरू किया था। और ये डिसेंट्रलाइजेशन इस बार बहुत चांसेस है नया सरकार का, मिली-जुली सरकार टू सम एक्सटेंट है, कि अगर स्कीम्स को सेंट्रल से एडमिनिस्टर ना करके स्टेट से एडमिनिस्टर करवा के नया स्कीम्स लाने की कोशिश करें, मोरल स्कीम्स वही होंगे लेकिन स्कीम्स में स्टेट के बाइन होंगे, तो मुझे लगता है पर रुपी इसका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा। ये ऑफ कोर्स विशफुल थिंकिंग है, बट जहां तक आपके ये दोनों स्कीम्स की बात करते हैं, बात कर रहे थे, इन दोनों स्कीम्स की मैं जरूर मानता हूं कि दे कैन ऑल्सो बी वेरी बिग चेंजेस, क्योंकि एक स्वनिधि हॉकर्स के लिए है, दूसरा विश्वकर्मा है कि अर्बन एरिया में जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको काम देने का, काम बनाने का एक प्रोसेस है। दोनों ही बॉटम ऑफ द पिरामिड को हिट करता है, दोनों में ही बहुत पोटेंशियल है अगर इनको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। स्वनिधि वैसे ही बहुत ज्यादा काम किया है, जैसे साथ में एक स्कीम बहुत काम किया है वो है श्रम पोर्टल। इसमें बहुत सारे इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स रजिस्टर्ड हो गए हैं। मैं मानता हूं कि दैट्स अ वेरी मेजर चेंज, जो जनधन की तरह बहुत बड़ा बदलाव लाया है। वर्कर्स को एक विजिबिलिटी दिया है कि वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, किस तरह के काम उनको मिल सकता है विद इन द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट। इन तरह की चीजें ही सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए, जो फैसिलिटेट करता है वर्कर्स को, MSME को, फार्मर्स को, कि उनके पास इंफॉर्मेशन आए। इंफॉर्मेशन जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा, मोर देन मनी, उनको फायदा देगा। और वो इंफॉर्मेशन का काम इंफॉर्मेशन एज में जितना इस नया सरकार करेंगे, मैं मानता हूं वो बहुत बड़ा डिस्ट्रप्टिव चेंज हो। जी बिल्कुल, ये बात इंटरेस्टिंग है सर। और इकोनॉमिक्स में आप लोग तो कहते ही हमेशा कि वाइसेस सर्कल को तोड़ना है तो कहीं से भी पकड़ लो और एक बार उसको तोड़ दो, क्योंकि पहले पढ़ेंगे, फिर स्किल होगा, फिर फैक्ट्री लगेगी, फिर नौकरी मिलेगी। ये सब में आपको कोई एक सिरा पकड़ के उसको ब्रेक करना है। अदरवाइज 10 साल तक तो वो फिर ओवर एज हो जाता है ना, तो फैक्ट्री लगेगी तो हमारे कोई काम की नहीं है। लोकल सॉल्यूशंस पे फोकस करे सरकार, तभी काम बनेगा, वरना जॉबलेस ग्रोथ होगी। क्योंकि जिस तरह से ऑटोमेशन, ML, AI आ गया है ना, उसमें बहुत नौकरियां बनेगी नहीं। तो आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और छोटे छोटे स्किल सेट बना के नौकरी देनी पड़ेगी। होपफुली सरकार इस बात को समझे, अदरवाइज समस्या और गंभीर होगी। कल बजट में हम लोग सुनेंगे कि क्या वाकई कुछ फोकस बदल रहा है या अभी भी बड़े बड़े कैपेक्स के ऐलान होंगे
और यील्ड उसका हमें पता नहीं क्या हुआ उसका। बहुत बहुत शुक्रिया सारे मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।